गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप और डॉक्टर तरल जुड़े हुए हैं। आज हमारा जो सेशन है, हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बायोलॉजिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, सोशल लाइफ में क्या क्या उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, और वो सब डॉक्टर्स डिस्कस करेंगे हमारे साथ आज। डॉक्टर संदीप प्रोफेसर है रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में। वो डीएनबी स्टूडेंट्स को और डॉक्टरेट स्टूडेंट्स को सिखाते भी है। उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स और लिखे हैं और फार्मा कंपनीज को एडवाइस भी करते हैं। वो एक मेंबर सेक्रेटरी है एथिक्स कमिटी के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के। वो प्रेसिडेंट इलेक्ट दिल्ली रूमेटोलॉजी एसोसिएशन के भी है और पास्ट 25 इयर्स से रूमेटोलॉजी पीजीआई लखनऊ एंड दिल्ली अपोलो ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वी वेलकम यू संदीप सर एंड वी वेलकम यू तरल सर। संदीप सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमी। मेरे बचपन की दोस्त का नाम था अमित त्रिवेदी, सो आई रिमेम्बर। मैंने नाम तुम्हारा उसी अमित, इट्स अ वेरी रेयर नेम। तो हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को 25 साल से, एटलीस्ट जब से मैं ट्रेनिंग में हूँ और फिर अब रियल वर्ल्ड में उनको देख रहा हूँ, उनको मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स। और कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो बचपन में उस समय 20 साल पहले, कभी 18 साल पहले मेरे केयर में आए और पूरे 18-15 साल 20 साल से हैं, तो मैंने उनको बड़े होते हुए देखा। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो ये प्रॉब्लम है, बहुत बार बचपन में भी शुरू हो जाता है। और वो जब बचपन वाले स्टेज में होता है तो उसकी एकदम अलग एक प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर जब यंग एज में होता है तो अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं इस बीमारी के, उस पे मैं थोड़ा सा इस बार गौर करूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि पहले हम लोगों ने कुछ उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में, क्या होती है, क्या इम्यूनिटी होती है, क्या उसको ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम लोगों को ये समझना है कि बहुत लोग अपनी इस स्टेटस पे कि हमारा घुटना सूजा है, हमारा बैक टेढ़ा हो गया है और हम ऐसे हो गए हैं, या हमारी इमेज, बॉडी इमेज खराब हो गई, उसको लेके उनको चिंता है। वो सोशल कि मैं अपने वर्ल्ड में निकलता हूं तो मुझे कैसे लोग परसीव करते हो। तो उस प्रॉब्लम को एटलीस्ट ये लोग भी समझ पाए कि हाँ, ये रियल है, ये चीज सिर्फ आपके हमारे सोचने की नहीं है, उनको उनके साथ उस चीज पे रिलेट करने की है, कैसे हम लोग उनको एम्पैथाइज करें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो बच्चों के लिए तो बहुत कॉमन है कि उनको स्कूल में बुली करते हैं, तुम बीमार रहते हो, मतलब वो खेलने नहीं आ पाते कभी कभी। बहुत बार बचपन में ये अटैक्स इंटरमिटेंट होते हैं आर्थराइटिस के। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जब बचपन से स्टार्ट होता है तो उसमें ज्यादातर आर्थराइटिस, मतलब कभी घुटना सूज जाएगा, कभी पैर के अंगूठे में कुछ अजीब सी सूजन आ जाएगी, कभी इतनी लंगड़ाहट होगी कि बच्चा परेशान हो जाएगा। तो बाकी बच्चों के लिए ये बड़ा ऑड है, इट्स वेरी ऑड। सो those children are ostracized, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको हमेशा सिक है, उनको तुम मत खेलो भाई, तुम बाहर रहो। तो ये एक चीज है, खास करके अगर पेरेंट्स इस उस पे हैं ग्रुप में, तो उनको समझना बहुत जरूरी होगा कि इन सब चीजों से एक हीन भावना, सेल्फ एस्टीम बच्चों का कम होता है, चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको दिमाग में और कुछ समझ नहीं आता, उनको लगता है मुझे क्यों, तो उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं समहाउ। अब उनको तो जेनेटिक्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में नहीं पता, उनको तो बस ये पता है कि भाई हम को जो पेरेंट्स से मिला, हम वो चीज। सो इट इज वेरी वैलिड कि उन फैमिली डायनेमिक्स में कभी कभी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, कभी कभी बच्चे इतना गुस्से में और इतने उसमें रहते हैं, तैश में रहते हैं कि महीनों महीनों स्कूल नहीं जाना चाहते, खेलने तो जाने की बात दूर होती है। और अब जब यही चीज जब 20s 30s में होती है,
फॉर एग्जाम्पल तो लोग शादी ब्याह करने में कतराते हैं, उनके लिए लड़का या लड़की ढूंढने में उनको ये डर रहता है कि कल को फिर से बीमार पड़े और उसकी शादी हो के वो गांव में किसी दूसरे गांव में जाए, तो वहां पे कैसे दवाइयां लेगी, कैसे वो इंजेक्शन और टैबलेट्स लेगी या लेगा अगर उसका कहीं और लड़का है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और खास करके मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को इस तरह काउंसिल किया है कि भाई आप लोग ये जो चीज छुपा जाते हैं उसको, कि हमारे बच्चे को कोई इस तरह की बीमारी है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, वो सही नहीं है। उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको पहले गाइडेंस लेना चाहिए, भले ही उसको आप कैसे भी एक्सप्लेन करें कि जैसे चिकनगुनिया होता है उसी तरह कुछ एक इन्फेक्शन जैसे लग जाता है। ऑल्दो ये बात सही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ठीक है। ये जरूर उनको बताना चाहिए जो लड़का लड़की शादी करने जा रहे हैं कि वन ऑफ द पेयर में जो या तो लड़का या लड़की जिसको भी बीमारी है उसको मेडिकल सुपरविजन की जरूरत रहेगी, शायद दवाइयों की जरूरत रहेगी। रेयर चांस है कि उसका फिजिकल कंडीशन थोड़ा विकृत हो सकता है, डिफॉर्मिटीज, या उसको प्रेगनेंसी रिलेटेड या पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं जो बीच में दिक्कत करें, और इन सब चीजों के लिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको मतलब दी अदर पार्टनर ऑफ द स्पाउस। तो ऐसे में बिना बताए एकदम से छुपा लेने से और झूठ बोल के कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, तो पहली बार हो रहा है, ये बड़ा एम्बैरेसिंग डॉक्टर के लिए भी हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जब वो वापस जाते हैं तो वो फिर डॉक्टर सडनली जब देखता है कि यंग कपल सामने बैठा है, उसमें से जो मेल पेशेंट या फीमेल पेशेंट जो भी केस है उसमें वो शायद इतने टाइम से बीमार है, बड़ी बड़ी मुश्किल आती हैं, और बहुत सारी चीजें जो पहले ट्रीटमेंट हुआ वो समझ में नहीं आता। और बहुत बार ये भी होता है कि जैसे ही कोई इस तरह की बीमारी होती, पेरेंट्स इतना नर्वस हो जाते हैं कि वो कोई भी जॉब मिल जाए या कोई भी अनइक्वल मैच भी क्यों ना हो, कोई कम पढ़ा लिखा लड़के से लेडीज की शादी कर देते हैं। इस तरह की चीजें बहुत देखी गई हैं। उन लोगों के अंदर एक गिल्ट आ जाता है, उनके अंदर एक वो रहता है कि हम लोग गलत हैं, और ऐसा अब है नहीं सोचना, क्योंकि अगर आप इस तरह की नेगेटिविटी इज मिसप्लेस्ड, क्योंकि अब हेल्थ इंश्योरेंस से लेके प्रॉपर काउंसलिंग और आपके जैसा अंतर्ध्वनि जैसे जो सोसाइटीज हैं उनके हेल्प, उनके गाइडेंस से गरीब या बहुत रिमोट जगह में रहने वाले लोग, कम पढ़े लिखे वाले लोगों को भी इससे सब वो मिलेगा। अब तरह तरह के ड्रग ट्रायल्स हो रहे हैं जो फ्री में आपको दवाइयां और ये सब मिलेंगी। आपको अंतर्ध्वनि के थ्रू या और डॉक्टर्स के थ्रू बात करके हो सकता है इतने कम रेट पे दवाइयां मिल जाएं, या फिर आपके ये जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस शुरू से रखने का एक जो आदत बनाना है, वो सब चीजें जो हैं आपको इसके फाइनेंशियल क्या बोला जाएगा उसके इम्प्लीकेशन से, या फाइनेंस की जो एक वेब है उसमें आप फंसते नहीं है। आप बेहिचक टाइमली दवा करें, और ये सारी जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की उसके नौबत ही नहीं आएगी। और अब ये देखा गया है कि अब जो कॉस्ट है इतना कम हो गया है कि एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली अगर इसको थोड़ा सा अपने डेली के महीनों के खर्चे से एक सब्सटैंशियल पोर्शन को हटा दे और थोड़ा सा एडजस्ट करे, चाहे कुछ लोग पार्ट टाइम एक्स्ट्रा काम करने लगे, जैसे फैमिली में अगर मदर एजुकेटेड है, पार्ट टाइम वो भी काम करने लगे, तो वो हो सकता है इन दवाइयों के कॉस्ट को ओवरकम कर सकते हैं, कितने भी फाइनेंशियल स्ट्रेट्स में क्यों ना हो। बट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क से शायद ये चीज एटलीस्ट बच्चों के लिए हो सकती है। और बड़ों में ऐसा है कि जो जॉब है वो बनाए रहे, उसके लिए अपने इंश्योरेंस सेक्टर या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर काम करते हैं तो उनका अच्छे से अच्छा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस लेना, और अपने दोस्तों के साथ या फिर इस तरह के जो ग्रुप्स हैं आपके अंतर्ध्वनि, उनसे आइडिया लेते रहना।
फिर जो बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो हैं इसको पूरी तरह स्पॉन्सर करते हैं। हमने सुना आंध्रा में, शायद कुछ जगह कर्नाटका में बहुत चीप बायोलॉजिक्स को किया जाता है। तो ये जो बायोलॉजिक थेरेपीज हैं इनके लिए वॉच आउट रहे, आप अलर्ट रहें कि क्या नई दवाइयों के ड्रग ट्रायल्स कहाँ हो रहे हैं, उन पे आप आ जाएं। वो आपके लिए फ्री रहेगा, आपको पूरा उसका फॉलो अप मिलेगा। देखते देखते कुछ जो दवाइयाँ 70-60 हजार रुपया महीना, 60,000 70,000 रुपये महीने की पड़ती थी बायोलॉजिक थेरेपीज, अब वो 14-15 तक आ गई हैं। कुछ कुछ बायोलॉजिक 12,000 रुपये महीने तक आ गए हैं। तो ये जरूर है कि 12,000 रुपये महीने हमारे एवरेज इंडियन के लिए फिर भी बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो जरूर डॉक्टर का कहा मानना चाहिए, और अगर वो अपने फाइनेंस में से उस चीज को कर सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोशल एस्पेक्ट ये है कि आप उस बच्चे की शादी के लिए मैं 10 लाख इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं उसके ज्वेलरी खरीदना है कि कल को वो अपने घर जाएगी, वो सब पुरानी धकियानुसी चीजों को हटाना पड़ेगा दिमाग से। आप उतना, बल्कि आप एफडी कर दें और उससे जो पैसा मिलता रहे आप उसकी हेल्थ पे दें, तो शायद उसकी लाइफ ज्यादा अच्छे से बन जाए। ये एक मेरा पर्सनल सोचना है, और मैं ये बहुत बार अपने पेशेंट के अटेंडेंट्स को बोलता हूँ कि ये करना चाहिए, रादर देन ऐसी दिखावे की चीजों के लिए पैसा बचा के रखना जो कि उसके कभी काम नहीं आए, वर्सेस उतने ही में उसकी लाइफ बना देना। बाकी तो वो बच्चे इतना पढ़ लिख के अपने आगे जॉब और वो करके शादी भी अपने से कर लेंगे अगर हेल्थ अच्छी रही तो। और कोई एस्पेक्ट जो हम लोग सोच रहे हैं, अमी तुम्हारा कोई विचार में? चीजें कवर हो गई, तुमको लगता है कुछ और मैं बताऊं? सर, इफ आप थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में इन डिटेल थोड़ा आप बता पाओ कि कैसे मेडिसिन का क्या क्या कॉस्टिंग होता है, आपने अब जो जैसे पता है आज, हाँ हाँ, तो ज्यादातर आजकल जो एडालीमुमैब्स हैं, एडालीमुमैब एक खास बायोलॉजिक होता है, वो बच्चों के लिए जो 30 किलो से कम है आसपास, उनका 8 से 10 हजार रुपए महीने का खर्चा या 8 हजार रुपए खर्चा में काम हो सकता है। और उनको स्पेशली सीवियर डिजीज है तो लगातार लेना चाहिए। अब आप पहले दिन से अपने फाइनेंस को इस तरह सेट करें, चाहे एफडी कर लें, चाहे ऐसे सेट कर दें उसकी हेल्थ के लिए उतना पैसा कि उसकी बचपन खराब ना हो, जिससे वो यूथ में आए तो वो इतना स्ट्रांग रहे कि उसको फिर जॉब पढ़ाई लिखाई का कोई वो ना फेस करना पड़े, उसकी कमी ना फेस करना पड़े, कंपटीशन में आगे रहे। और इसी तरह एडल्ट्स के लिए वो 12 से 14 हजार रुपए एडालीमुमैब पर मंथ ये थेरेपी होती है। और पॉसिबली लाइफ लॉन्ग, पॉसिबली 6 महीने 9 महीने। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि जिनको डिजीज माइल्ड डिजीज है, 6-8 महीने 9 महीने यही 12 हजार रुपया या 14 हजार रुपया खर्चा किया, फिर बंद कर दिया। फिर जब आया तब कुछ उसमें पेन किलर के साथ या फिर सल्फासैलाजीन नाम की दवा के साथ कुछ दिन काम चला लिया, फिर बहुत दिक्कत होने लगी तो 6 महीने फिर ये बायोलॉजिक थेरेपी ले लिया। तो इस तरह तो कुछ कुछ चीजों को आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जनरली आप मान के चलें कि आइडियल सिचुएशन ये रहेगी कि आप एक बार स्टार्ट किए तो चलते रहने दें। तो वो रफली जो चीपेस्ट एंटी टीएनएफ है वो ये रहेगा। कुछ एंटी टीएनएफ या बायोलॉजिक थेरेपीज वो 20-22 हजार रुपया महीना पड़ती हैं। रिटुक्सीमैब करके एक दवा होती है, तो उसमें बहुत सारे वर्च्यू है, जिसमें कुछ एक वायल आप खरीदे तो एक वायल फ्री मिलता है। बच्चों के लिए शायद कभी कभी सिर्फ एक वायल या 2 वायल में काम चल जाए, 2-2 3-3 महीने पर उसको देना पड़ता है। तो वो एक थेरेपी है। बड़ों में वही चीज कभी कभी 4 वायल लगने एवरी मंथ की जब थेरेपी उसको आप कट डाउन करें, जब 3 महीने पे या 2 महीने पे वो एक साथ 4 वायल लगेंगे या एक साथ 3 वायल लगेंगे, तो रफली 17-18 हजार रुपया आपका आता है इसमें। ये रेमिकेड नाम की या इन्फ्लिक्सिमैब नाम की दवाइयों का खर्चा है। और एनरल नाम की एक दवा एटानरसेप्ट,
जो कि करीब 16,000 करीब करीब अगर आप उसको थोड़ा स्पेस आउट करके यूज करें तो 16-18 हजार रुपया महीना पड़ती है, वो भी इम्पोर्टेड है। एक 15,000 रुपये महीने पड़ती है जिसका नाम स्कैफो या सेक्यूकिनुमैब है, वो भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक नई दवाई है। फिर कुछ टैबलेट्स हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जिन पे रिसर्च हो रहा है, शायद वो बहुत इफेक्टिव हो जाएं। वो भी इस वक्त जो फॉरेन कंपनीज बना रही हैं, वो 13-14 हजार रुपये महीने में बन रहा है अभी पेशेंट्स के लिए। लेकिन वो इंडिया में बनने लगेगा जब उसका पेटेंट खत्म होगा, तो शायद वो 3-4 हजार रुपये महीने में आ जाए, वो टैबलेट फॉर्म में रहेंगी। तो वो हम लोग के लिए बहुत मेजर ब्रेक थ्रू होगा फाइनेंशियल, अगर ये चीज इस बीमारी में काम कर जाती है। उसका नाम टोफासिटनिब नाम की दवा है। और बाकी ऑप्शंस जो हैं वो रेगुलर दवा के कॉस्टिंग पे हैं। तो अमी, इससे ये चीज थोड़ा राइट कुछ क्लियर होता है रफली क्या राइट राइट फाइनेंशियल यस यस इम्प्लीकेशंस यस हैं? सर, इससे क्या थोड़ा पार्टिसिपेंट्स को, जब द पेशेंट्स हु हैव जॉइंड, उनको आइडिया आएगा कि व्हाट आर द चार्जेस एंड हाउ टू प्लान। राइट, राइट। डेफिनेटली। तरल सर। तो जैसे संदीप सर ने आपको सोशल एस्पेक्ट और ये दवाइयाँ क्यों देनी चाहिए, जिससे आपकी लाइफ, अगर आप बच्चे हैं तो आपकी हेल्थ ठीक रहे, आप स्कूल जा पाए, अपना एजुकेशन खत्म कर पाए। एंड जैसे सर ने बताया, व्हेन यू कम टू एज ऑफ 20-30 जहाँ ये बीमारी सबसे ज़्यादा होती है, जब apart from your social life, your working and your family life including marriage, these are the questions। ये जो questions हैं उनसे रिलेटेड हम जो आज बात करें बायोलॉजिक्स, तो ये बायोलॉजिक जो दवाइयाँ हैं ये एग्जैक्टली क्या होती है। मे बी ये टॉपिक पहले डिस्कस किया गया है, इट मे बी रिपीटेशन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बार जब हम ये लिखते हैं तो पेशेंट्स पूछना चाहते हैं कि ये बायोलॉजिक दवाइयाँ क्या होती है, आप हमें क्यों दे रहे हैं, इसके एडवांटेज क्यों रहे। जैसे सर ने बताया, संदीप सर ने, कि अब इन दवाइयों की कीमत काफ़ी कम हो गई है, फिर भी एवरेज इंडियन फैमिली के लिए 14-15,000 एक इश्यू रह सकता है। तो इन दवाइयों के एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, और जब ये मरीज को ज़रूरी होती है तो ये किस तरीके से मरीज को हेल्प कर सकती है। और दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमेशा एक क्वेश्चन हर एक मरीज या हर एक डॉक्टर के मन में भी हो सकता है, कि इन दवाइयों की साइड इफेक्ट क्या होती है, स्पेशली जब ये दवाइयाँ पुरानी है तो साइड इफेक्ट्स वेल स्टडीज है और स्टडीड है, और कुछ दवाइयाँ जो नहीं आ रही हैं, जैसे जो अप्रूव नहीं है, जो ट्रायल्स में है, उनकी जो साइड इफेक्ट है उनके बारे में हम भी जानना चाहते हैं। तो वील ट्राई टू, इनमें से जो भी हम कवर कर पाएंगे 15 मिनट में। तो पहली चीज़ ये है कि ये जो बीमारी है, जैसे हम जानते हैं कि इतनी कॉमन नहीं है, इसीलिए जिस तरीके से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या थायराइड के मरीज को समझ में आता है कि अगर मेरी बीमारी कंट्रोल में नहीं है और मुझे दवाई बढ़ानी है, जैसे हम समझते हैं डायबिटीज़ में गोलियां काम नहीं कर रही तो मुझे इंसुलिन देना है, अगर मेरे थायराइड का डोज सही नहीं है तो 50 से 100 तक जा सकता है, बीपी की दवाई एक काम नहीं करी तो 2 या 3 या कभी एंजियोप्लास्टी या बाईपास भी हो सकता है। उस तरीके से ये जो बायोलॉजिक्स है, ये इस प्रकार की दवाइयाँ हैं कि जिन मरीजों में स्पेशली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या उसके रिलेटेड हम बीमारियों की बात करें, सोरियाटिक आर्थराइटिस है या रिएक्टिव आर्थराइटिस है या अनडिफरेंशिएटेड जो बीमारी कभी हम बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, उनमें जिनको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या पहले तबक्के की दवाइयों से फायदा नहीं होता है, उन पेशेंट्स के लिए ये सेकंड या थर्ड लाइन ट्रीटमेंट होती है। मतलब जिस तरीके से अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है और आप गोली में से इंसुलिन की तरफ जाएंगे, उस तरीके से अगर आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं है तो ये बीमारी में जो नुकसान हो सकता है, जैसे हमने बात की कि कुछ विकृति आ सकती है, कुछ जॉइंट डैमेज हो सकता है, आपके बॉडीली फिगर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो ये जब पहले तबक्के की दवाएं काम नहीं कर रही है, उसके बाद जो अलग अलग मापदंड होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली मरीज और डॉक्टर समझ सकते हैं कि हमारी बीमारी कंट्रोल में नहीं है। अगर आप उस तरीके के मरीज हैं जिनको ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट काम नहीं करी है, तो ये बायोलॉजिक जो है, एटलीस्ट इन्होंने आपकी जिंदगी को और आसान कर दिया है। जो पहले, जैसे संदीप सर ने बताया, जब 20-25 साल पहले ये दवाइयाँ नहीं थी तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट खाली एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन या एनसीएज रहती थी। अब इन दवाइयों से जो मरीज पहले ठीक नहीं हो पाते थे, अब ठीक हो पाते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अब इन दवाइयों से मरीज के ऑप्शंस खुल जाते हैं। जो पहले ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थे, अब जैसे जैसे नई बायोलॉजिक्स आ रही है, अब बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं
जो मरीज एक दवाई से फायदा नहीं करते वो दूसरी बायोलॉजिक भी ट्राई कर सकते हैं। और ये जो ओरल स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ये भी इसी तरीके की दवाइयाँ हैं कि शायद ये एक या दो बायोलॉजिक्स से जो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं या उनसे किसी तरीके की साइड इफेक्ट होती है, तो ये दवाइयाँ एक ऑप्शन रहती है कि ये नहीं है कि आपके पास ये दवाई है और अगर आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है तो ये दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये सिचुएशन एटलीस्ट नहीं है। तो दैट्स अ वेरी बिग रिलीफ फॉर बोथ जो रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है जो हम इन मरीजों की दिक्कत देखते हैं प्लस मरीज के लिए। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि एक तो आपका मेन सिम्टम जो है पेन वो बहुत अच्छे से कम हो जाते हैं इन बायोलॉजी से। सूजन कम होने की वजह से या आपके सीने का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, जकड़न हो या कोई भी जोड़ में सूजन हो जैसे घुटना हो या आपका एंकल हो, ये सूजन कम हो जाती है। सो सबसे पहला जो इन दवाइयों का एडवांटेज होता है सिम्टम रिलीफ एंड दैट गिव्स यू गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेकेंड कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज के अगर आप इस इन्फ्लेमेशन को कंटिन्यूअसली या इस सूजन को कंटिन्यूअसली सप्रेस करके रखेंगे तो आगे जाके ये बीमारी की वजह से जो भी जैसे लोग झुक जाते हैं या नेक स्टिफ हो जाती है या जोड़ खराब हो जाता है स्पेशली बचपन में, जैसे हिप्स खराब हो जाती है, नी या एंकल में डैमेज, ये डैमेज नहीं आता है। तो आप इनके एडवांटेजेस किस तरीके से देख सकते हैं, जैसे आप अच्छे से डायबिटीज या बीपी को कंट्रोल करें तो 20 या 30 साल के बाद इन बीमारियों की साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। उसी तरीके से जिनको जरूरत होती है इन दवाइयों की उनको अगर ये रेगुलरली लेने के इंडिकेशन हो और जैसे सर ने कहा अगर ये आप अफोर्ड कर पाए तो ये यूजुअली लाइफ लॉन्ग होती है। बट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कभी कभी 6-7 महीने 8 महीने में अगर बीमारी कंट्रोल में आ जाए तो इन दवाइयों को नुकसान होने वाला है बीमारी का, आपको बचाएगी। अब दूसरे जो इंडिकेशंस होते हैं कि बायोलॉजिक्स कहाँ एडवांटेजेस होती है, एक होता है जिनको स्पाइन को छोड़ के जिसको हम एंथेसिस कहते हैं, जैसे सांस लेने में सीने में दर्द होना, एंकल के पीछे हील में दर्द होना, जिनको हम एंथेसिस कहते हैं, इन जगहों पे कुछ दवाइयाँ काम नहीं करती और एंटी इन्फ्लेमेटरी बायोलॉजिक्स ही एक दवाई है जो बहुत अच्छे से काम करती है और इनमें कभी कभी जो फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट है वो इतना रिलीफ नहीं दे पाती है। तो बैक को और घुटने की सूजन को छोड़ के ये इन पे भी काम करती है। कुछ जो मरीज होते हैं उनको आंख में सूजन आती है जिनको हम यूवियाइटिस कहते हैं, अगर उनमें भी ये बार बार अटैक आते हैं तो ये दवाइयाँ उसमें भी इफेक्ट करती है। और 20 से 30% मरीजों को जैसे अगर सोरियासिस है, चमड़ी की दिक्कत है, तो ये दवाइयाँ उसमें भी काम करती हैं। और किसी किसी को कोलाइटिस जिसको हम बोलते हैं आंतड़ की सूजन, वो भी करीब 10 या 15% मरीज को। ये इम्पोर्टेंट बात है कि एडवांटेजेस में बायोलॉजिक्स जो है वो आपकी बीमारी के पूरा एस्पेक्ट जो है इंक्लूडिंग योर बैक, जॉइंट्स, स्किन, आईज या आपका इंटेस्टाइन, इन सब पे इफेक्टिव रहती है जो कभी कभी फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं रहती है। सो फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द एडवांटेज इज कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स, आपके लक्षण है वो ठीक हो जाए और लॉन्ग टर्म डैमेज ना हो। और उसी तरीके से जो सोशल एस्पेक्ट है वो भी इन दवाइयों से सुधर जाता है कि आप पेन में नहीं रहते, आप अपने रूटीन काम में वापस जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, योर आपके मैरिज के बाद नॉर्मल लाइफ है उसमें दिक्कत नहीं रहती है। और हमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है हर मरीज की, जिनकी बीमारी अग्रेसिव होती है, कभी कभी ये बीमारी बीच बीच में 4-6 महीने 1 साल ठीक भी रहती है, पर जिनकी अग्रेसिव बीमारी होती है एटलीस्ट इन लोगों को लॉन्ग टर्म डैमेज से बचाया जा सकता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात हमेशा हर मरीज के जहन में रहती है कि भाई इन दवाइयों की साइड इफेक्ट क्या होती है। तो जैसे हम जानते हैं कि हर एक दवाई की कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होती है और जब ये दवाई की इफेक्ट साइड इफेक्ट से काफी ज्यादा हो तभी इन दवाइयों को दिया जाता है। सो ये सारी जो बायोलॉजी या जो एक ग्रुप की दवाइयां हैं जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब ये आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करती है ताकि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी आपके बॉडी को डैमेज ना करे। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स व्हिच वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ इज इन्फेक्शंस एंड दैट्स व्हाई जब भी ये दवाइयाँ शुरू करते हैं हम कुछ टेस्ट करवा देते हैं जिनसे पता चले कि आपके शरीर में यही इन्फेक्शंस लेटेंट या सुषुप्त अवस्था में ना हो, और अगर वो नहीं है तो वो प्रॉपर टेस्टिंग के साथ हम ये दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। ये दवाइयाँ ज़्यादा करके बायोलॉजिक्स इंजेक्शन रहती है, इसलिए इंजेक्शन साइट पे रिएक्शन हो सकते हैं स्पेशली शुरुआत के डोजेज में, बट ये टाइम के साथ तीसरे चौथे डोज के साथ रिएक्शन यूजुअली मैनेजेबल होते हैं, जैसे खुजली आना या लाल चकत्ते पड़ जाना, दीज आर एक्सट्रीमली रेयर। और कुछ दवाइयाँ जो आईवी लगती है जिन्हें हम रेमिकेड या इन्फ्लिमैब कहते हैं, इनमें रिएक्शन ना आए इसलिए वो देने के पहले हम कुछ रिएक्शन ना आए उसकी जो दवाइयाँ होती है वो हमेशा एडमिनिस्टर करके ही इन दवाइयों को देते हैं। सो दैट इज वन थिंग कि ये माइल्ड रिएक्शंस होते हैं, इससे ज्यादा डरने की बात नहीं है। इन्फेक्शंस जो हो सकते हैं
वो नए इन्फेक्शन भी हो सकते हैं या पुराने इन्फेक्शन जो शरीर में है वो वापस एक्टिव भी हो सकते हैं। इसलिए कुछ जो टेस्ट हम प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली हम जिस एरिया में रहते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे हम सारे एक्सपोज रहते हैं। तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं टीबी के जो कीटाणु रहते हैं वो रहते हैं सुषुप्त अवस्था में, तो ये टेस्ट हम करवा लेते हैं। तो आई थिंक एक क्वेश्चन भी है जो हमें डिस्कस करना है कि बायोलॉजिस्ट के पहले हम क्या क्या इन्फेक्शन के टेस्ट करवाते हैं, और अगर ये देख लिया जाए तो इन्फेक्शन रिस्क जो है बायोलॉजिक्स से काफी कम हो जाता है। दोनों वेस्टर्न सेंटर्स में भी देखा गया और इंडियन सेंटर्स में देखा गया है कि अगर करेक्ट तरीके से आपने बायोलॉजिक थेरेपी के पहले इन्फेक्शन स्क्रीन कर लिया है तो मोस्टली इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहता है, पर वो फिर आने वाले दिनों में या महीनों में हमें देखते रहना है। और बाकी की जो साइड इफेक्ट रहती है वो दवाई कौन सी आप ले रहे हैं, कौन से ग्रुप की दवाई ले रहे हैं उससे स्पेसिफिक होती है। बाकी ये इन्फेक्शन रिस्क और इम्यूनिटी जो सप्रेशन की बात कर रहे हैं ये बायोलॉजिक्स में कॉमन रहती है, कुछ ज्यादा कुछ कम, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में भी रहती है। फॉर्चुनेटली बायोलॉजिक्स में आपको ब्लड या लिवर किडनी की टेस्टिंग इतनी रूटीनली नहीं करानी पड़ती है क्योंकि ये दवाइयाँ उस तरीके से नॉर्मली सेफ रहती है। रियली कभी कभी ब्लड टेस्ट देखने पड़ते हैं जिससे आपके श्वेत कण या प्लेटलेट कण नहीं कम हो रहे हैं, ये कुछ बायोलॉजिक्स पे देखना पड़ता है। यूजुअली TNF इनहिबिटर्स या जो हम बात करें उन पे इतना इश्यू नहीं रहता है। कभी कभी इन दवाइयों के चलते कुछ और बीमारी हो जाए कि दवाई चलते सोरियासिस हो जाए, कुछ दवाइयों के चलते आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकते हैं, यानी कोलाइटिस कहते हैं, ये भी एक्टिवेट हो सकता है। और कुछ और जो रेयर अकरेंसेस होते हैं जो दवाई के इंसर्ट में लिखे गए हैं बट वो रेयरली होते हैं, वो नॉर्मली इतनी इजीली हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये इम्यूनोसप्रेशन होते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए दवाइयाँ हमेशा आपकी जो रूमेटोलॉजिस्ट है उनके साथ डिस्कस करके, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके लेनी चाहिए। पर एक जो नेट पे लिखा होता है या मरीज जैसे पढ़ के आते हैं कि ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, इतने इन्फेक्शन या इतनी साइड इफेक्ट भी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में इन दवाइयों का काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया गया है और काफ़ी अच्छा डेटा है 10-15 साल का कुछ बायोलॉजिस्ट का, ये नई दवाइयों का 5-6-7 साल का डेटा है। सो देयर इज इनफ एविडेंस कि ये दवाइयाँ जो है ये साइड इफेक्ट जो करती हैं वो मैनेजेबल होती हैं। पर इसके सामने जो आपकी बीमारी अगर एक्टिव है, जो लॉन्ग टर्म में आप बीमारी को रोक सकते हैं, वो एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है। एंड हम हर मरीज को जिस तरीके से समझाते हैं कि हाँ ये है कि सबसे बड़ी साइड इफेक्ट रहती है कॉस्ट, तो लकीली अब जैसे संदीप सर ने भी डिस्कस किया, कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो गई है। हम भी जैसे ही बीमारी कंट्रोल में आती है दवाई का डोज कम करते हैं या स्पेस आउट करते हैं, इससे भी कॉस्ट कम हो जाती है। प्लस कंपनीज भी हेल्प कर देती हैं, 1 या 2 डोज फ्री दे देती हैं। एंड सपोर्ट ग्रुप्स लाइक अंतर्ध्वनि आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दिस पेशेंट्स व्हेन रिक्वायर्ड। और अनफॉर्चुनेटली कुछ जो मरीज होते हैं, जैसे हमारे 2-3 मरीज हैं जिनको या बीमारी से किडनी फेल हो जाए या पेन किलर्स लंबे टाइम से अनमॉनिटर्ड या रिपोर्ट के बिना लेते हैं और किडनी फेल हो जाए, उनमें ये बायोलॉजिक्स है, ये बून है। क्योंकि उसके बाद आप जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि उससे किडनी की डैमेज बढ़ सकती है। उन पेशेंट्स में ये जो बायोलॉजिक्स है ना ही आपकी बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे, और कभी कभी अगर ये एंकाइलोजिंग या गठिया की वजह से किडनी में सूजन है उसको भी कम करके कंट्रोल करने में और किडनी डैमेज को रोकने में भी मदद करते हैं। सो दीज आर एन एब्सोल्यूट बून फॉर दोज पेशेंट्स जो पेन किलर्स या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं ले पाते। और जैसे हमने कहा कि जोड़ों को छोड़ के बाकी बीमारियां जहाँ पेन किलर्स काम नहीं करती है, आंख में, आपके इंटेस्टाइन या कोलाइटिस में, सोरियासिस में और एंथीसाइटिस में, इनमें भी ये दवाइयाँ काफी अच्छे से काम करती हैं। सो आई थिंक विद दिस जो हम डिस्कस करना चाहते थे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द बायोलॉजिक्स एंड व्हाट आर द मेन साइड इफेक्ट जो हमें देखनी होती है, आई थिंक वी हैव डिस्कस दैट। अगर और कुछ बाकी रहे तो हम इसमें जोड़ सकते हैं। हम लोग ऐड भी करेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस भी आए हैं। सो क्वेश्चन आंसर्स में इन केस इफ इट इज गेटिंग कवर्ड, नहीं तो फिर आप और गाइड कर सकते हो सर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the range of age ankylosing spondylitis becomes worst? कुछ एज रेंज संदीप सर? हाँ, ऐसा कोई एज रेंज नहीं है। जनरली ये रिलेंटलेस होती है, तो जिस एज पे स्टार्ट होती है तो उसके बाद ये रिलेंटलेसली एक ग्रेडियंट पे बढ़ती रहती है। कुछ लोगों का ग्रेडियंट बहुत स्टीप है, बहुत तेजी से ऊपर आ गए, 20 साल में चल फिर रहे हैं, 30 साल तक हिप खराब हो गया और बिल्कुल व्हीलचेयर बाउंड हो गए, हिप बदलवानी पड़ी।
और कुछ ऐसे होते हैं जो बचपन में 1 या 2 अटैक, 15 साल 14 साल की उम्र में अटैक पड़ा और बिल्कुल ठीक हो गए, 15 साल कुछ नहीं हुआ, 30 साल की उम्र में फिर थोड़ा थोड़ा बैक पेन शुरू हो गया, फिर होते होते घटते बढ़ते अचानक हो सकता है 45 साल की एज में एकदम ऐसा भयंकर अटैक पड़े, महीनों महीनों स्पाइन, हिप, घुटना सब सूजा रहे। तो ये कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो करता, लेकिन जो यंग एज में ही सबसे ज्यादा ये एक्टिव रहता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स को सीवियर किस्म की ये बीमारी है वो बड़े बड़े अटैक्स 60-70 की एज पर पड़े। ऑल्दो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप 70 हो गए तो मतलब अब आप ठीक हो गए। होता ये है कि कभी कभी 50, 60, 70 पे आके भी कुछ नई चीजें होने लगती हैं, यूवीआइटिस का अटैक पड़ जाएगा, सोरियासिस के पैचेस आने लगते हैं, या फिर एंकाइलोज जो स्पाइन है वो सब ठीक रहेगा वैसे ही है, मतलब झुक गया आदमी, कड़ा हो गया, उसका कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा, आदत से मजबूर कभी हल्का पेन किलर खा के बैक और स्पाइन का काम चला रहा है, लग अचानक उसको घुटनों में, कहीं हाथों में सूजन आ जाएगी। तो ये कोई जैसे मेडिकल कैंसर्स होते हैं उनमें एक सीक्वेंस होता है, आज इस स्टेज पे है, कल इस स्टेज पे है, परसों इस स्टेज पे। तो ये इसमें इस तरह नहीं वैलिड है। इसमें आपको जनरली जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स हैं उसी में सबसे ज्यादा इसका डैमेज, उससे सबसे ज्यादा उसकी तकलीफ भी होती। तो 20, 30s में, 40s में और 50s तक आते आते बहुत बार या तो डैमेज इतना बढ़ गया होता है जॉइंट्स का, स्पाइन में बैम्बू स्पाइन बन गया है, तो फिर वो एक तरह से इट डजंट मैटर टू द पेशेंट एनीमोर, सोशली एंड वर्क वाइज वो इतना लिमिट हो गया होता है कि उसके लिए अब कुछ घटना बढ़ना कोई मतलब ही नहीं रह जाता। Right. Next question, Taral sir. One of the patient is on Enbrel 50 mg from last 4 years. On medical records, what is the longest duration of any patient taking biologics without any side effects? ये एनबिल की हम जो बात कर रहे हैं ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉलिक्यूल्स है इन्फ्लिक्सिमैब के बाद इटर्नासेप्ट। तो इसका काफ़ी अच्छा डेटा है, करीब 10-12 साल का डेटा है, रियल लाइफ डेटा भी है और ट्रायल में भी लॉन्ग टर्म हमारे पास इसका डेटा है। तो सेफ्टी इज नॉट एन इश्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस वाइज। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन दवाइयों का। अब ये है कि आप जितना लंबा लें या कितना लंबा लें, उनमें जो साइड इफेक्ट्स है वो कॉमन पैटर्न रहती है। वो आपके हमेशा डॉक्टर्स के साथ आपको डिस्कस करना रहता है कि एवरी ईयर जो आपको इन्फेक्शन के लिए स्क्रीन करते रहे, जो हम स्पेशली लेटेंट टीबी के लिए देखते हैं वो टेस्ट करवा ले, या बीच में अगर कहीं कोई इन्फेक्शन का साइन आया है, जैसे ये कोविड पीरियड है, किसी को कोरोना हो जाए तो इमीडिएटली यू गेट इन टच विद योर डॉक्टर, तो इसका कितना इंटरवल देना है ये पता चल जाए। और सेफ्टी के लिए जैसे हमने कहा, खून, लिवर, किडनी और जो मेजर साइड इफेक्ट्स इन दवाई की लॉन्ग टर्म ऐसी कोई साइड इफेक्ट नहीं रहती है। मेन साइड इफेक्ट्स वुड बी द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो वो रिस्क आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके रेगुलर फॉलोअप में रहना है। और अगर कोई नया सिम्टम इन दवाइयों की रेयर साइड इफेक्ट निकल आती है तो आप इमीडिएटली आपके डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और दूसरी इश्यू होती है कि शायद लंबे टाइम लेने पे इन्फ्लिक्सिमैब, एडेलिम्यूमैब, इन दवाइयों से आपके बॉडी का रिएक्शन हो सकता है जिसको हम एंटी ड्रग एंटीबॉडीज कहते हैं, और फिर दवाई की इफेक्ट कम हो जाती है, या उसी डोज पे दवाई का ड्यूरेशन जो होता है उसकी इफेक्ट कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि लॉस ऑफ इफेक्ट। ये अगर हो तो दवाई बदल सकते हैं। इटर्नासेप्ट समहाउ इज अ ड्रग जो इन एंटीबॉडीज से थोड़ी अलग रहती है, तो इसमें एंटी ड्रग एंटीबॉडीज की चांसेस कम रहती है। पर अगर ये होता है कि आप सेम डोज ले रहे थे और इफेक्ट चली जाए, या आप 2 हफ्ते के इंटरवल में ले रहे लेकिन 1 हफ्ते के इंटरवल में आपका पेन वापस आ जाए, तो फिर अगेन यू हैव टू गो बैक टू योर रुमेटोलॉजिस्ट और ये डिस्कस करना है कि अगर ये दवाई अब काम नहीं कर रही है, वी नीड टू चेंज इट। सो दैट इज द वे इट गोज अहेड। Right. The next question is, should we use biologics for lifelong? कि फिर can we use it for 6 months and then stop it? संदीप सर? तो दोनों ही चीजें कर सकते हैं, और ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि स्टॉप इस तभी करना है जब सालों साल बीमारी एकदम जीरो रहे। आपने आइडियल तरीका ये है कि दवा रेगुलरली यूज करें, चाहे 6 महीने चाहे 9 महीने, और ऐसा लगता है कि बीमारी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है
तब उसको डी एस्केलेट करें, उसके डोजेस कम कर दें या उसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा कर दें। बट डी एस्केलेशन में जनरली थोड़ा सा डोज कम कर दिया, इंटरवल 2-2 महीने पे है या 15 दिन पे है, तो कभी कभी रेयरली 20 दिन कर दिया। और डी एस्केलेशन के बाद अगर महीने का बढ़ा के डोज महीने पे कर दिया या 2 महीने पे कर दिया, जो चीज 15 दिन पे जानी है, तब आप ऐसा रियलाइज करेंगे कि शायद दवा 3 महीने पे जाके कुछ कर भी रही है नहीं है, कहना मुश्किल है। तो चलिए अब कुछ दिन के लिए दवा बंद कर सकते हैं, बायोलॉजिक थेरेपी। तो ऐसा पॉसिबल है। एकदम ऐसा सोच के कि 6 महीने हो गए तब कोर्स खत्म, अब क्या, अब तो जरूरत ही नहीं है, वो कोर्स हो गया, अब फिर जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब दवा तो बेकार गई, ऐसा नहीं है। आइडियली बहुत पेशेंट जो कि बहुत सिक होते हैं उनको तो लाइफ लॉन्ग लेना है और फुल डोज लेना है। और प्रैक्टिकलिटी ये है कि सारे पेशेंट समवेयर इन बिटवीन होते हैं, और कुछ तो बहुत ही माइल्ड डिजीज वाले होते हैं, वो शायद लकी हैं कि उनको जिंदगी में 2 बार 3 बार ऐसे शॉर्ट कोर्सेज 6 महीने के देने पड़े। तो कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है, बच गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, वन ऑफ द पेशेंट, उन्होंने सब बायोलॉजिक्स ट्राई कर ली है इंडिया में जितनी भी अवेलेबल है, पर उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्कैफो इज द ओनली मेडिसिन जो उनकी बाकी है, तो व्हाट शुड दे डू? Was it स्कैफो? अपने स्कैफो का स्कैफो इज द ओनली मेडिसिन जो पेंडिंग है, उन्होंने नहीं ली है, बाकी सब बायोलॉजिक्स उन्होंने ट्राई कर ली है, पर उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। सो व्हाट शुड द पेशेंट डू? सो अगर ये हम बात करें कि आपने जो इंडिया में अवेलेबल बायोलॉजिक्स ले ली है, ये सारी TNF इनहिबिटर्स है जो अभी अवेलेबल है। और ये होता है कि कुछ मरीज को पहले से इस दवाई का फायदा ना हो, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी लॉस ऑफ एफिकेसी, पहले से ये दवाई काम नहीं कर रही है, या जैसे आपको हुआ है कि अगर काम कर रही है, धीरे धीरे इफेक्ट चली गई और आपने एक ड्रग से दूसरी ड्रग ट्राई की और फिर तीसरी ड्रग भी काम नहीं करी है, तो पहले तो यही देखना है कि आप आपके डॉक्टर के पास जाए कि ये दवाई काम नहीं करने की रियल वजह क्या है, या तो डोज कम है या ड्यूरेशन कम है। दैट मे बी वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरी चीज ये सोचती है कि अगर सही में आप इन दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, तो जैसे हमने कहा स्कैफो जो है या सेक्यूकिनाब है, ये बायोलॉजिक ऐसी है जिनमें स्टडीज हैं कि जो TNF इनहिबिटर्स पे पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उसमें से काफी हद तक मरीज स्कैफो पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर ये मानते हैं कि बीमारी अभी भी एक्टिव है, बायोलॉजिक्स लेते हैं, अगर पेन की और कोई वजह नहीं है, जैसे विटामिन D डेफिशिएंसी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, फ्रैक्चर हो गया है या स्ट्रेस की वजह से, and really आपको biologic indicated है, तो scafo is a biologic which is available in India and that works in quite a bit number of patients जिनको ये TNF inhibitors काम नहीं किए हैं। और जैसे हमने बात की कुछ ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, जैसे हम जैक इनहिबिटर्स कह रहे हैं, ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्टडी हो रही है और इनमें से कुछ दवाइयां अप्रूव हो गई है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। तो जिनको इन बायोलॉजिक से रिस्पॉन्ड आए उनके लिए ये दवाई ऑप्शन है, पर ये डेफिनेटली देख लें कि आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ले कि आगे की दवाई क्यों काम नहीं की है, राइट डोजिंग, राइट ड्यूरेशन एंड राइट इंडिकेशन। और अगर ये फुलफिल होता है तो स्कैफो भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर स्कैफो अनफॉर्चुनेटली डजंट वर्क तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी काम करते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द रेमिकेड इफ अफेक्टिंग द इम्यूनिटी? हाउ डज रेमिकेड अफेक्ट द इम्यूनिटी? संदीप सर। हाँ, उसको रेमिकेड एक एंटी TNF थेरेपी है, तो वो TNF नाम के केमिकल को न्यूट्रलाइज करती है। TNF से बहुत सारे और भी पाथवेज निकलते हैं, तो अल्टीमेटली इस TNF की तरीके से जो इम्यून फंक्शन के कुछ इनेट इम्यून फंक्शंस होते हैं और कुछ एक्वायर्ड इम्यून फंक्शंस होते हैं, वो दोनों ही अफेक्ट होते हैं और वो थोड़ा सा दब जाते हैं और मॉड्यूलेट हो जाती है। उनमें कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का रिस्क ज्यादा हो जाता है, हर्पीज, या फिर कोई बॉडी में वायरस पहले से छुपा हुआ है, वो बॉडी की इम्यून सिस्टम थोड़ा सा उसको सर्वेलेंस का वो मैकेनिज्म वीक हो गया, तो उनको वो अलाउ करता है और ग्रो करने के लिए, टीबी को पनपने दे सकता है, क्योंकि TNF नाम का केमिकल वो ग्रैनुलोमा, मतलब टीबी को पकड़ने का एक जेल में बंद करने का एक मैकेनिज्म होता है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। टीबी अंदर कहीं पे है बैक्टीरिया, तो उस जेल में फॉर्मेशन में TNF बड़ा काम का आता है। वो आप न्यूट्रलाइज कर देंगे तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट
ये सब कुछ चीजें हैं जो मैल एडेप्टिव हैं, जो अच्छी चीजें हैं। टीएनएफ जो वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स है इन्फ्लेमेशन का, उसको वो कंट्रोल करके इन्फ्लेमेशन और न्यूबॉर्न फॉर्मेशन को कम करता है। राइट। एक जेनरिक क्वेश्चन हमारे पास ऑलवेज आता है, बोथ द डॉक्टर्स आई वुड लाइक यू टू आंसर। मेडिसिन, द पेशेंट इज टेकिंग मेडिसिन, उनको ठीक हो गया तो फिर उन्होंने खुद मेडिसिन स्टॉप कर दी विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ रूमेटोलॉजिस्ट। सो व्हाट शुड द पेशेंट डू ड्यूरिंग दैट टाइम? स्टॉप इट विदाउट कंसल्टेशन और टॉक टू द डॉक्टर एंड स्टॉप इट? तरल सर। आइडियली जैसे किसी भी बीमारी में हम कहते हैं कि आप बिना आपके डॉक्टर के गाइडेंस में कोई भी दवाई बंद ना करें, वो बायोलॉजिक्स हो या डायबिटीज की हो या ब्लड प्रेशर की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, किसी भी बीमारी की आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आप एकदम ठीक है फिर भी एक बार आपके डॉक्टर से पूछ लें, उनसे दिखा दीजिए कि सही में दवाई बंद करने के लायक है। और जैसे हमने बात की, कभी कभी तुरंत बंद करने से बेटर है इसको धीरे धीरे बंद किया जाए, कि अगर बीमारी वापस आती है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है उसको कंट्रोल करना। और अगर आपके डॉक्टर भी यही मानते हैं कि आपका इन्फ्लेमेशन पूरी तरीके से कंट्रोल है, आपको देखने के बाद, आपके ब्लड टेस्ट या जरूरत पड़े तो आपकी इमेजिंग एमआरआई करने के बाद, कि अगर आपकी बीमारी कंट्रोल में है, तो डेफिनेटली आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके इन दवाइयों को बीच में बंद कर सकते हैं। जो कभी कभी बीमारी खुद भी 6 महीने 7 महीने, या जैसे हमने बात की कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में 1-2 बार ही बायोलॉजिक्स शॉर्ट पीरियड के लिए लेनी पड़ती है, तो उन केसेस में डेफिनेटली इफ आपके सिम्टम्स कंट्रोल में है एंड इफ योर डॉक्टर एग्रीज योर डिजीज इज कंट्रोल, तो ये दवाई बंद कर सकते हैं। और अगर आपने पूछे बिना बंद कर दिया, तो जब भी आपको मौका मिले आपके डॉक्टर से बात कर लीजिए, आपके ब्लड टेस्ट और जो भी बोलते हो करवा लीजिए। और अगर बीमारी फिर भी एक्टिव है तो उनके कंसल्टेशन में दवाई वापस शुरू कर सकते हैं। एंड इफ दे आर कंफर्टेबल, दे विल आल्सो आस्क यू टू स्टॉप द मेडिसिन एंड मॉनिटर योर सिम्टम्स। Right. Sandeep sir, your take on the same question? मैं तो कहूंगा पेशेंट्स को 2-3 बार ऐसा करना चाहिए, बिना डॉक्टर से पूछे दवा बंद करनी चाहिए, जिससे उनको सबक मिले। वो जब तक अपनी गलती नहीं करेंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं। और होता यही है कि वो कभी ना कभी इस चीज को एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। और ऐसे स्टेट में जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब उनसे ये पता चलता है और 2-3 बार जब वो कर लेते हैं, तब उनको इतनी डेफिनेटली ये चीज आभास हो जाता है कि तो दवा मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूँ ये गलत कर रही हूँ। तो उसमें तब वो जो सबक आता है वो रियली स्ट्रॉन्ग सबक होता है। तो हम तो कहते हैं कि 1-2 बार आप गलती जरूर करें, जिससे वो चीज आपके इनग्रेन हो जाए। और जो डॉक्टर से डांट पड़े या उनके उसके थ्रू वो पड़े, वो इतना आपके लिए एक सबक हो जाए कि फिर आप ये रिपीट ना करें। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द पेशेंट, उनकी अभी शादी हुई है तो एंड ही इज 26 इयर्स ओल्ड, तो शादी के बाद उनका एंगस्पॉन का दर्द काफी बढ़ गया है। सो व्हाट माइट बी द रीजन ऑफ दैट? मैं इस पे पूछता हूँ। ऐसा कोई बहुत पक्का रीजन नहीं है, लेकिन स्ट्रेस से कभी कभी कोई आपके हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप हनीमून पे गए, घूमने घामने गए, या आप सडनली कोई नए घर में आपको हो सकता है झुक के काम या झाड़ू पोछा में फंस जाना है, तो कोई ऐसी चीज में आप फंस गए, या सिंपल एक दिमाग में एक गिल्ट बना हुआ है कि मैं बीमार हूं और मैं जिस तरह मुझे हमारा स्पाउस नया जितना मुझे हेल्दी चाहता है मैं उतना नहीं हूं। तो इन सब चीजों से भी होता है, बट कोई ऐसा फिजिकल रियल कारण नहीं है कि शादी हो जाने से आदमी की बीमारी बढ़ गई। Right. And what precautions the person should take to have a good active married life? Taral sir, Sandeep sir. अच्छा, जनरली देखिए ऐसा कोई बहुत मैं तो कहता हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ये सोच रहे हैं कि हम बॉडी बिल्डर की तरह एक्सरसाइज करते रहें और ये बात छुपा लें अपनी वाइफ से कि ये अपने पेरेंट लॉ से जिसके भी साथ आप रहते हैं कि मुझे बीमारी है, वो बिल्कुल गलत होगा। और बीइंग पार्टिसिपेटिव, अलाउइंग द अदर स्पाउस टू नो कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमको सुबह उठने पे स्टिफनेस रहेगी बैक में, इसमें तो हर उस पे ये ना टोकिए कि क्या आप कर रहे हैं, क्यों लंगड़ा रहे हैं, वो ये समझना स्पाउस को जरूरी है।
आपको फॉर एग्जांपल इस चीज को समझना है कि सुबह उठने पे टायर्डनेस, फटीग, स्टिफ रहेगा, तो आप उठते ही बेड पे ही थोड़ी देर स्ट्रेचेस, थोड़ा पुशअप्स बेड पे कर लें, फिर उसके बाद उठें। अगर आपको इतना स्टिफ है कि आपको दिक्कत इतनी हो रही कि आप डे टू डे एक्टिविटीज में ऑकवर्ड लग रहे हैं, तो आप एक पेन किलर फौरन ले लें, फास्ट एक्टिंग पेन किलर, एक एसिडिटी की दवा के साथ। आपको जनरली यही करना चाहिए कि एक्टिव रहें इंटरमिटेंटली ऑल थ्रू द डे। एक ही जगह बैठे हैं, काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, या बाइक ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद रोक के फिर स्ट्रेच कर लें, थोड़ा आगे पीछे साइडवेज स्ट्रेच कर लें, थोड़ा कंधा चला लें, हिप पूरा अपने चेस्ट वॉल को टच करें। तो इन चीजों से आपका जो स्पाउस है वो भी अलर्ट हो जाएगा कि हाँ ये सब चीजें करनी, वो आपको रिमाइंड भी करेगा कि ये चीज करिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए। 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी होती है इस बीमारी में। जितना आप कम सोएंगे उतना आपको टायर्डनेस फील होगा। स्मोकिंग से बिल्कुल बचना है, तंबाकू से बचना है। तो अगर आप इस हैबिट में हैं और आपको लग रहा है कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ये चीज ओपनली अपने दोस्तों में, यारों में, जहां पर आप इस तरह के उसमें फंसते हैं, उसमें उनको बोलिए कि ये चीज मेरे लिए इस बीमारी में ऑलमोस्ट जहर के बराबर है, प्लीज मुझे डिस्करेज करिए। आप लोग जब आया करिए, हम लोग पार्टी करें ये करें, तो आप लोग कम से कम वहां स्मोक ना करें। अपनी वाइफ को बता के रखें, बच्चों को एनकरेज करें कि भाई हम अगर स्मोक करें तो आप हमको पकड़ें, हम कहीं छुपा के स्मोक करें तो आप फेंक दें। तो ये सब चीजें, काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग को जरूर ले जाएं कभी ना कभी रूमेटोलॉजिस्ट के पास कि भाई ये चीजें हैं। तो वो पेरेंट्स, जो बच्चे हैं बहुत बार इतना स्ट्रिक्ट होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि शायद वाइफ या स्पाउस जितना वो नहीं कर पाती पेरेंट्स के, उससे वो लोग कर जाते हैं। उनके एक कहने पे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा अगर आप न रहे या आप बिल्कुल बेड रिडन हो गए, आपका जॉब छूट गया, तो हम लोगों का क्या होगा। ये एक पर्टिकुलर लाइन भी बहुत होती है इस तरह के गिल्ट को वो करना कि गलत हैबिट्स जितनी है वो खत्म हो जाएं और उन पे लागू किया जाए। So I hope that answers this question. Yes. Next question है, what are the first symptoms to see in the child to identify कि उसको AS है? Because patient को 18 years से ankylosing spondylitis है. So how to identify in the child? They have not gone for test. Taral sir? अगर इस क्वेश्चन को हम आंसर करें कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में यूजुअली सिम्टम्स जो होते हैं वो ज़्यादा करके जो देखने मिलते हैं वो एंकल या फुट के जॉइंट या नी के जॉइंट में रहता है। इससे अगर आपके बच्चे के पैरों में सूजन आ रही है, जैसे फुट में सूजन आ रही है, एंकल में सूजन आ रही है, नी में सूजन आ रही है, और बच्चों में स्पेशली ये बहुत मुश्किल है पता करना कि उनको दर्द हो रहा है कि नहीं। इससे अगर वो लंगड़ा के चल रहे हैं, स्पेशली वो सूजन जो बच्चे को लंगड़ा के चलने पे मजबूर कर दे, या बच्चा अगर सुबह उठ के ज्यादा लंगड़ाता है फिर पूरे दिन ठीक रहता है, तो ये लक्षण होते हैं बच्चों में जहाँ बैक का दर्द इतना नहीं रहता है, कभी कभी नीज और एंकल का दर्द ज्यादा रहता है, स्पेशली फुट का। और अगर उनको ये दिक्कत रहे तो एटलीस्ट आप पहले आपके डॉक्टर से पूछ लें कि और कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई ये देख के बता पाए कि ये डेफिनेटली गठिया है तो फिर आप रोमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। 17-18 साल में जब शुरू होता है तो कभी कभी बैक में भी दिक्कत रहती है, और जैसे हम हर बार कहते हैं अगर वो बैक का दर्द रात को होता है, करवट लेने में दिक्कत होती है और सुबह उठ के जकड़न रहती है, तो ये यूजुअली बैक का जो दर्द है वो गठिया हो सकता है। रेयरली बच्चों में कभी कभी आंख में सूजन आ सकती है शुरू होने के लिए, तो अगर ये आंख में सूजन आ रही है तो आपके आंख के डॉक्टर से पूछते हैं कि अगर ये गठिया की सूजन हो सकती है तो दैट कैन बी ऑल्सो पहला ये लक्षण हो सकता है गठिया का बच्चों में। और अगर ये कंफर्म हो जाता है तो फिर प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ जो भी दवाई इंडिकेटेड है वो स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। तरल सर, इसमें ही कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस और मेडिसिन वन शुड टेक बिफोर प्लानिंग अ चाइल्ड, और हेरिडिटी में वो पास ऑन होने ही वाला है। आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी टेकन सेपरेटली टू वेज के एक बात हो गई हेरिडिटी की, तो ऑल ऑटोइम्यून डिजीज आर नॉट सिंगल जीन डिसऑर्डर्स, जैसे एक ही जीन से हो जाए, यानी जैसे
हीमोफीलिया होता है, थैलेसीमिया होता है, वैसे इस तरीके से ये ट्रांसमिट नहीं होता है. रिस्क इज मच लेस एज कम्पेयर टू दोज काइंड ऑफ डिजीजेस. इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये मान के चलने की जरूरत नहीं है कि हमें है तो बच्चों को 100% पास ऑन होने ही वाला है. नहीं, ये रिस्क यूजुअली 20 to 25% फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में होता है. सेकेंड डिग्री रिलेटिव यानी अंकल चाचा या किसी को है तो आपका रिस्क 10 या 15% से भी कम होता है. तो ये बिल्कुल मान के ना चले कि हमें है तो ये बिल्कुल बच्चे को पास ऑन होने वाला है और हेरिडिटी में यही बीमारी आएगी. नहीं, कोई अनरिलेटेड ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकता है या 70 to 80% चांसेस है कि ये ना हो. इसलिए वो नेगेटिव अप्रोच बिल्कुल ना रखें कि ये बच्चे को हो ही जाएगा. दूसरी बात, ये सारी बीमारियां जैसे हम समझते हैं जेनेटिक है, इससे आपकी किसी दवाई खाने से या कुछ करने से प्रेगनेंसी में ये बच्चे को बीमारी नहीं होगी, ये मान के चलना गलत है. अगर ये प्रेगनेंसी के फेज में कोई लेडीज या फीमेल को होती हैं तो उनको भी सेम चीजें, क्या क्या दवाई आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज आपको रेगुलर करनी है, ये आपको आपके रूमेटोलॉजिस्ट से बात करनी है. कुछ दवाएं ऐसी है जो आप प्रेगनेंसी के टाइम नहीं ले सकते, कुछ पेन किलर्स बंद करनी पड़ती है, कुछ 6 मंथ तक सेफ होती है. तो ये आप देख लें कि आपकी बीमारी कंट्रोल में रहे, आप एक्सरसाइज करते रहे, फिजिकली एक्टिव रहे, तो प्रेगनेंसी में कुछ करने से आपका बीमारी बच्चे को नहीं जाएगा, ये बात सोचना बिल्कुल गलत है. Right. Next question is, what is the initial dose of Simponi medicine? Sandeep sir. इनिशियल डोज तो वही है 50 मिलीग्राम वंस ए मंथ, बट शायद उसमें एक लोडिंग डोज बहुत कॉमनली दिया जाता है. एक पहले डोज के बाद 15 दिन बाद दे दिया जाता है. ये एडल्ट्स के लिए जो है 50 mg फॉलोड एवरी मंथली बाय 50 mg, बट कभी कभी एक लोडिंग डोज जो पहला के बाद जो दूसरा डोज है 15 दिन के गैप पे, तो महीने महीने वाली ये दवा है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट को टिटेनस लगा है, रिंगिंग इन बोथ द ईयर्स, सो इज इट लिंक्ड टू एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और नो? I think we are talking about tinnitus. Tinnitus, yes, tinnitus, sorry. Tinnitus rarely एंकाइलोजिंग से रिलेटेड बीमारी नहीं होती है. टिनिटस की पहले तो आप डॉक्टर से मिलके, आपके कान नाक गले के डॉक्टर ENT से मिलके पहले कॉमन कॉजेज देख लें. टिनिटस इज वेरी कॉमन. सर्दी से लेके कुछ कान की जो बीमारी होती है, मीनियस डिजीज, दैट कैन कॉज टिनिटस. और अगर ये डॉक्टर आपके कह रहे हैं कि ये कुछ और बीमारी है तो फर्स्ट वही चांसेस ज्यादा है. रेयरली ईयर्स के जो बोन्स होते हैं वो भी ऑसिफाई होते हैं, पर वो प्राइमरली ऐसा एंकाइलोजिंग इन्वॉल्व नहीं होते हैं. इससे टिनिटस जो है ये एंकाइलोजिंग से होने की संभावना कम है. हाँ, कभी कभी नेक अगर आपका काफी स्टिफ है तो कभी कभी यू हैव अ फीलिंग कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या कुछ कान में आवाज आ रही है, बट डेफिनेटली जो टिनिटस सिम्टम है वो एंकाइलोजिंग से रिलेटेड नहीं है. इसलिए आप डरे बिना पहले आपकी ENT डॉक्टर को दिखाएं, कॉमन कॉजेज पहले देख लें, और अगर कभी भी ये रेयरली होता है तो फिर उस अकॉर्डिंगली आप आपके रूमेटोलॉजिस्ट से बात करके आगे देख सकते हैं. बट नहीं, टिनिटस पर से इज नॉट अ वेरी कॉमन फीचर ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप सर, स्टीरॉइड्स कितने दिन तक या कितने हफ्ते तक या कितने महीने तक ले सकते हैं? इस बीमारी में स्टीरॉइड्स जनरली नहीं लेना चाहिए. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काफी रोल है, और बाकी बीमारियां होती हैं जिसमें सिस्टमिक लूपस और मायोसाइटिस, मतलब और तरह की इन्फ्लेमेशन में. एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्टीरॉइड का कोई खास मतलब नहीं. अगर जरूरत भी हो तो वो जस्ट इंजेक्शन लगा सकते हैं किसी घुटने में या किसी जोड़ में, किसी पॉइंट पे जहां पर ज्यादा सूजन हुई है. तो ये डिजीज वाइज गलत सवाल रहेगा. स्टीरॉइड जनरली अवॉइड करना चाहिए इस बीमारी में. राइट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज टेकिंग रिनवॉक टैबलेट सेफ एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इट? मैं इसको करूं? या हाँ, रिनवॉक अभी भी इस पे ट्रायल चल रहे हैं. पहली चीज, ये एक टैबलेट फॉर्म, ये बायोलॉजिक नहीं है, बायोलॉजिक लाइक सब्सटेंस है, मतलब टारगेटेड है. वो एक पर्टिकुलर JAK1 नाम के रिसेप्टर को वो करता है, तो वो फिर जब उसको वो करता है तो बाकी उसके जो डाउनस्ट्रीम उससे रिलेटेड कुछ केमिकल्स हैं वो कम हो जाते हैं. उससे बॉडी, सम ऑफ इट इज IL-1, IL-6, TNF, ये सब. TNF का भी बहुत इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल करेगा. तो ये जो चीज है
उपैडासिटिनिब नाम की दवा है और रिनवॉक उसकी एक ब्रांड नेम है। तो अभी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाथ के गठिया वाली बीमारी की दवा है और वहां पर अप्रूव हो गई। और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाली बीमारियों में इसकी काफी आगे तक रिसर्च चल रही है और हो सकता है कल को ये आ जाए। तो आप इसको खुद बहुत ज्यादा एक्टिवली ये सोचें कि हम डॉक्टर से बात करके इसको इंडिया में मंगवा लें, इंपोर्ट करके खाने लगें, वो गलत रहेगा। अभी वो चीज पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, जो टारगेटेड ड्रग्स, ये जो इस तरह की दवाइयां जो निब्स भी कहलाती हैं, जैक स्टैट इनहिबिटर कहलाती हैं, उनमें कुछ बायोलॉजिक वाले साइड इफेक्ट होते हैं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, हर्पीज हो जाना। हर्पीज मतलब वो शिंगल्स जिसको बोलते हैं। चिकन पॉक्स का रिपीट अटैक होता है, एक कोई बॉडी पे कहीं पैच बन जाएगा वायरल फफोलों का और उसमें आएगा। कभी कभी डीप वेन्स, मतलब पैरों में, हाथ डीप वेन्स में क्लॉट बन जाता है, पैर के बड़े बड़े वेन्स में क्लॉट बन सकता है। वो क्लॉट अंदर सांस की उसमें जा सकता है। तो जो कॉमनली सीन है वो ये वाले हैं। ऐसे जनरली कभी कभी पेट दर्द होना, थोड़ा जुकाम जैसा फील होना, सिंपल इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, फोड़ा फुंसी जल्दी जल्दी होना, कुछ लोगों को इस तरह की चीजें होंगी। और रेयरली, बहुत रेयरली एनफ टीबी होता है। इसमें ये वाले वो दवाइयां हैं जिसमें टीबी थोड़ा रेयर होता है। इसमें वो बायोलॉजिक वाले, जो एंटी टीनर बायोलॉजिक वाला टीबी होता है, इसमें बहुत रेयर होता है। सर, तो इसमें ही कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है कि कौन सी मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए या कौन सी मेडिसिन से टीबी होता है एंगस्पॉन के पेशेंट्स को? वो कोई अवॉइड तो नहीं करना है, जो दवा आपको लिखा है वो लेना है। और वो तो डॉक्टर को डिसाइड करना है कि अब ये दवा की वजह से एक पर्टिकुलर साइड इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, किसी को टीबी एंटी टीएनएफ लेते वक्त होगा, तो एंटी टीएनएफ बायोलॉजिक को उतने टाइम के लिए पहले बंद करें, थोड़ी देर एंटी टीबी दवा चला के टीबी को कंट्रोल कर लें। और एक पॉसिबिलिटी है कि वो वाला एंटी टीएनएफ फिर ना यूज करें। एंटी टीएनएफ भी 5 तरह के हैं। रेमिकेड नाम का है, जिसको इन्फ्लिक्सिमैब बोलते हैं, एटानरसेप्ट है। तो अगर एटानरसेप्ट लेने से अगर हो गया तो आप इन्फ्लिक्सिमैब यूज करिए टीबी कंट्रोल हो जाने के बाद। और अगर इन्फ्लिक्सिमैब हुआ है तो उसके में भी सिंपनी यूज कर लीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और मेरे तो बहुत बार पेशेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, मुझे वही वाली दवा फिर रीस्टार्ट करिए जो मेरे लिए इतना इफेक्टिव रही है। आप टीबी के लिए मत डरिए, हम लोग उसको मैनेज। तो ये भी एक सही तरीका होगा कि वो पेशेंट के लिए इफेक्टिव रही है दवा, तो आप टीबी को ठीक करके उसको फिर रीस्टार्ट करिए। तो ऐसा कोई टीबी मेकिंग मेडिकेशन या टीबी प्रोमोटिंग मेडिकेशन रियली नहीं होता है। बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स जब हम लोग यूज करते हैं रूमेटॉइड पेशेंट्स में, तो उनमें रेयरली टीबी देखने को मिलता है। तो हम लोग ज्यादातर टीबी ना हो इसलिए जनरल हेल्थ को ठीक रखना, स्टेरॉइड्स कम से कम यूज करना, एंटी टीएनएफ अगर यूज कर रहे हैं तो कम से कम उनका साल में एक बार एक चेस्ट एक्सरे देखना, उनके ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स जो टीबी के लिए इंडिकेटिव हैं उसके लिए स्क्रीनिंग करते रहना, पूछते रहना, उनको गाइड करना कि भाई रात में पसीना छूटे, रात में बुखार आए, हल्की सी खांसी, भूख में कमी, आप इमीडिएटली बताइए। तो इस तरह करके करना है। ऐसा कोई हम लोग जानबूझ के न टीबी पेशेंट को दिलाना चाहते हैं, न पेशेंट ऐसा सोच सकता या समझ सकता है कि मैं ये लिस्ट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मैंने बंद किए तो मुझे टीबी कभी चांस होने का है ही नहीं। ऐसा नहीं होता। राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ थैलिडोमाइड इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? तरल सर। हमें लगा ये थोड़ा हम बात करें ना। अब होता क्या है कि जैसे हमने बात की कि फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट जो होती है वो एंटी इंफ्लेमेटरी या पेन किलर एनसेड्स होती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी। उससे फायदा नहीं हो तो वी यूजुअली ऑफर बायोलॉजिक्स, लेकिन अफोर्डेबिलिटी इज एन इशू। तो इसलिए कुछ दवाएं ऐसी है जो ट्राई की गई है जो अप्रूव नहीं है। अप्रूव मतलब जैसे इनको स्पेसिफिकली एंकाइलोजिंग के लिए किसी भी ड्रग बॉडी ने अप्रूव नहीं किया है, जिसे हम ऑफ लेवल यूज कहते हैं, जो हर एक बीमारी होती है। जैसे अगर आप समझो अभी कोविड में ज्यादा करके सारी दवाइयां ऑफ लेवल यूज है, कोई भी ड्रग जो है वो अप्रूव नहीं है, इंक्लूडिंग रेमडेसिविर, तो भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये थैलिडोमाइड एक ऐसी ड्रग है
जो पहले कुछ और वजह से दी जाती थी और कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट की वजह से विड्रॉ कर ली गई। तो ये ड्रग कभी कभी ये एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोलिसिस में आपका घुटना सूजा हो, एंकल सूजा हो, जिसको पेरिफेरल आर्थराइटिस कहते हैं, उसमें भी यूज करते हैं, और बैक में भी कुछ रोल होता है, थोड़ा एंटी टीएनएफ इफेक्ट है। पर थैलिडोमाइड हैज स्पेशल साइड इफेक्ट्स, और फीमेल्स को जिनको प्रेगनेंसी रखनी है उनको थैलिडोमाइड बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आपके डॉक्टर आपको थैलिडोमाइड लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बीमारी एंटी इंफ्लेमेटरी से कंट्रोल नहीं है, और आप बायोलॉजिक्स जो आपको दे रहे हैं वो किसी वजह से आप ले नहीं पा रहे हैं। तो ये ट्राई कर रहे हैं कि जो आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं है उसमें कहीं किसी मरीज को थैलिडोमाइड काम कर लेती है, पर ये याद रखना ये एक ऑफ लेवल यूज है, ये कहीं पे भी अप्रूव नहीं है। तो जब आपके डॉक्टर इसको देंगे, आपको डिस्कस करके देंगे कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे पेशेंट को ये फायदा हुआ है, और अगर उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है तो कभी कभी ये एंकाइलोजिंग में कुछ हद तक इतनी इफेक्टिव दवाइयां नहीं है एंटी इन्फ्लेमेटरी और बायोलॉजिक्स की तरह, कुछ हद तक कुछ मरीज में ये दवाई काम कर जाती है क्योंकि वैसे चीप ड्रग है, तो उसकी साइड इफेक्ट जो रहती है वो बहुत स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है। फिर वापस ये कहना है कि फीमेल्स को जिनको प्रेगनेंसी बाकी ये दवाई बिल्कुल ना ले, बच्चों में काफी ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट होती है इन यूट्रो यानी गर्भ में। इसलिए ये तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि थैलिडोमाइड लेडीज को लेने के पहले ये श्योर है कि हमें बच्चा नहीं होना चाहिए, और अगर आपके डॉक्टर दे रहे हैं तो उनसे साइड इफेक्ट्स पूछ के मॉनिटरिंग में, और ये समझ के कि क्योंकि ये बायोलॉजिक्स शायद हम नहीं दे पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं कभी ये दवाई यूज कर सकते हैं। Right. We are having lot of questions flowing in also, but we'll take last 2-3 questions and we will wrap up the session. और जिनके क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए हैं हम लोग फेसबुक पे आपको रिप्लाई भी कर देंगे, और काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो रेपिटेशन भी हुए हैं, तो उन्होंने हमारे जो पास्ट बायोलॉजिक सेशंस जो हुए हैं फेसबुक पे वो सब आप वीडियोस देखिए प्लीज, तो उसमें आपको आपका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी काफी सारे डॉक्टर्स ने भी आंसर किए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेशेंट हैज ट्राइड ईटासेप्ट, एडफ्रार, रेमिकेड, टोफासिटिनैब and now on Simponi from last 1 year, but disease is still very active. She can't walk properly from a long time. So what should she do? मैं इसका जवाब देता हूँ। एक तो शायद उनको हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो शायद इसको समझ नहीं पा रही कि वो फीमेल पेशेंट हैं अगर, हाँ। और अगर उनको चलने में दिक्कत है तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि चाहे वो रूमेटॉइड हो चाहे एंकाइलोजिंग हो, उनका हिप या नी जॉइंट पूरी तरह खराब हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, जिसके लिए उनको वो वाला जॉइंट बदलवा लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी दवाइयां सारी की सारी फेल ही कर गई हो, वो अपना काम कर रही हैं, बट जो चल नहीं पा रहे हैं वो एक डैमेज जॉइंट की वजह से चल नहीं पा रहे हैं, और वो डैमेज जॉइंट वापस लाइफ में नहीं आ जाएगा जस्ट बिकॉज वो अच्छी दवा सिंपनी यूज कर रही हैं। तो शायद उनको डॉक्टर से पूछना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। राइट। शी हैज रिटन नेक्स्ट tacrolimus. She's taking tacrolimus medicine also. Like, will that help in AS? मुझे लगता है वो AS की बात नहीं कर रही हैं। No, I think she's talking because she's specifying AS only in all her questions. तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि वो ऐसे सिचुएशन में आ गई कि कुछ ऑफ लेबल ड्रग्स यूज करने पड़ रहे हैं। टैक्रोलिमस और कुछ हद तक टोफासिट में ये सब दवाइयां अभी सब ऐसे कोई इन कंडीशंस में अप्रूव नहीं है, मतलब इट इज ऑफ लेबल यूज। और टैक्रोलिमस का क्या इफेक्ट होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कोई ट्रायल हुई है या पब्लिश हुई है, मैं डाउटफुल हूँ। Right. We will talk to the patient personally and separately, and we'll connect her with one of the doctors on our panel also. Next question is, one of the patient is going for spine surgery tomorrow. What are the precautions he should take, and what are the things he should follow before and after the surgery? Taral sir? I think इनमें हमें पेशेंट को पूछना पड़ेगा कि पहले आप स्पाइन सर्जरी किस चीज के लिए करवा रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ इंडिकेशंस फॉर स्पाइन सर्जरी जो एज से रिलेटेड भी हो और एज से रिलेटेड भी ना हो। जैसे आपको फ्रैक्चर हो गया है, डिस्क प्रोलैप्स है, नर्व रूट कंप्रेशन है या कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है, तो उसकी अगर सर्जरी है तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर एंकाइलोजिंग। एंकाइलोजिंग यूजुअली सर्जरी करते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट जो बैम्बू स्पाइन होते हैं, उनको फ्रैक्चर हो जाए उसको स्टेबलाइज करने के लिए, अनस्टेबल फ्रैक्चर्स के लिए कभी कभी स्पाइनल फ्यूजन होता ही है। काफी मरीज जो काफी हद तक झुक जाते हैं
उनको फिर स्पाइनल फ्यूजन एंड वर्टिब्रोप्लास्टी करके जो सर्जरी है वो रहती है। अब ये तो आपको कौन सी सर्जरी है उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा करके ये होता है कि अगर आप बायोलॉजिक्स ले रहे हैं, इन सब बायोलॉजिक्स की जो हाफ लाइफ होती है, मतलब दवाई की जो रेंज रहती है, उसके पहले आपको ये दवाइयाँ कोई भी सर्जरी के पहले बंद करनी होती है, तो उससे वुंड हीलिंग और इन्फेक्शन के रिस्क कम होते हैं। तो वो आपके रूमेटोलॉजिस्ट ने मोस्ट प्रोबेबली आपके स्पाइन सर्जन से बात करके डोजेस चेंज कर ही दिए होंगे। और बाकी जो स्पाइन सर्जरी अगर हो रही है वो किस वजह से, वो जाने भी ना कहना मुश्किल है, पर ज्यादा कोई जो भी प्रिकॉशन लेना है वो एनेस्थेटिस्ट टीम और स्पाइन सर्जन और पोस्ट ऑप केयर लेना है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको ये करना है कि अगर आपकी सर्जरी वेल ऑफ एंड वंस योर वुंड हील्स यू गो बैक टू योर रूमेटोलॉजिस्ट। और फिर अगर आपकी जो दवाई चल रही है बायोलॉजिक अगर चल रही है, अगर वो रिस्टार्ट करनी है तो उसको फिर रिस्टार्ट कर देना है। बाकी सर्जरी से रिलेटेड जो भी है वो स्पेसिफिकली कौन सी सर्जरी है वो आपके रूमेटोलॉजिस्ट और स्पाइन सर्जन आपको बता पाएंगे। अदरवाइज नथिंग एल्स टू take any extra precautions from your side, right? Yeah, right. We will take the last question. A patient is 26 years old and he's an engineer. He has to stand for continuous 7-8 hours because unka site work hota hai. So will that affect his disease in long run? He takes breaks every 1 hour he takes 10 minutes break. So but in the future, like he has to get married, he's planning for kids. So will the disease aggravate? Sandeep sir? I don't think it will aggravate. उसके symptoms कुछ घट बढ़ सकते हैं. It is like saying मैं धूप में खड़ा रहूंगा तो मुझे चश्मा लग जाएगा, या चश्मा है तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा. ऐसा नहीं है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खड़े रहने से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाएगा. उसके सिम्टम्स कुछ दिक्कत कर सकते हैं, उसमें आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, but I don't think it has any bearing with the disease. Yeah, right. Okay. जितने भी questions अभी pending रहे हैं, we will definitely answer those questions and we will revert all of you on Facebook. And जिनको और भी कोई queries है, हमारा जो अंतर्ध्वनि का WhatsApp नंबर है, आप कॉल कर सकते हो या हमको WhatsApp भी कर सकते हो. We will talk to the doctors and we will definitely get back to you. Thank you, everyone. Thank you. Sandeep Thank sir, you. Taral sir, thank you for your time. Thank you, Ami. Thank you so much. Right. Everyone have a good day.